हिंदी की परीक्षा आप सभी के सर पे है और ऐसे में हिंदी के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है वो आपको याद होने चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका पढ़ना। आप स्वयं आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। आपको उसे 2 से 3 बार पढ़ना होगा और इस तरह से पढ़ना होगा कि आप उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की। पढ़ते वक्त आप सभी बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश करते हैं, तो 2 बार 4 बार 10 बार भी पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो 10 बार पढ़ा, मुझे फिर भी वो याद नहीं हुआ। तो देखो, कॉलेज में कोई भी विषय को हम रट नहीं सकते और रटना बेवकूफ़ी होता है, जिसमें आपका समय नष्ट होगा और आपकी पढ़ाई जब करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ विषय है या नहीं हो पाएगा मेरे से पढ़ाई, ऐसा लगेगा। तो ऐसा कुछ भी ना लगे, इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं। टिप्स ये है कि जो भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि मुझे उसका अर्थ कुछ समझ में आए। ठीक है, मैं कितना समझ पा रहा हूँ मैं इसलिए पढ़ूँगा। वो शायद एक बार में समझ आ सकता है अगर आप समझने की दृष्टि से पढ़ें, या 2 बार में समझ में आ सकता है। तो कैसे हम किसी टॉपिक को समझ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हुए कुछ आईएमपी क्वेश्चन को आज पढ़ के देखेंगे। जैसे कि आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक अच्छे अनुवाद एवं अनुवादक की विशेषता, यह गुण बताइए। यह प्रक्रिया भी पूछा जा सकता है और सभी एक होते हैं। तो आज इसको हम पढ़ करके देखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझ कर पढ़ूँ, मुझे खुद समझ में आ जाए, और अगर मुझे समझ में आ रहा है तो आई होप आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो भी पढ़ूँगा आपको बस सुनना है ध्यान से और कोशिश करना है कि आपके पास भी अगर रजयमाला है तो आप भी ओपन करके बैठें हिंदी विषय का, और फिर देखते हैं हम लोग पढ़ के समझ में आता है कि नहीं। तो देखिए, एक अच्छे अनुवाद में एवं अनुवादक में निम्न विशेषता होनी चाहिए। अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल और प्रवाहमय होती है। ठीक है, कुछ शब्द हिंदी में कठिन आपको लग सकते हैं, जो कि पढ़ के देखना है, याद होगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल एवं प्रवाहमय होती है। साथ ही प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक और वास्तविक परिशुद्धता भी होना आवश्यक है। ठीक है, साथ ही प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक और वास्तविक शुद्धता भी होना आवश्यक है। जिस अनुवाद में स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्तियों की ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए, वह उत्तम कोटि का अनुवाद होता है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी आप अनुवाद करते हैं जिस भी भाषा में किया गया, अब वो जिस स्रोत भाषा में किया जाना है उस भाषा में ज्यों का त्यों आ जाता है, बिना किसी सुधार के, बिना किसी एडिक्शन के, ना उसमें कुछ जोड़ा जाए ना ही कुछ फेंका जाए। जैसा जिसने कहा उसको दूसरी भाषा में किसी ने स्पष्ट बता दिया, बिना किसी घुमाव फिरा के, बिना अर्थ को बदले। तो ये होता है उत्तम कोटि का अनुवाद। ठीक है, अच्छे अनुवाद में यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। मूल रचना की शैली सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए। अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा है तो उस मुहावरे की प्रकृति से मिलता हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा में भी अनुवाद में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इससे स्वाभाविक प्रभाव बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि अच्छे अनुवाद में यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। और मूल रचना की शैली सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए। अनुवाद की भाषा स्रोत की भाषा की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरे प्रयोग किए गए हैं तो उसको वहाँ पर भी बताना चाहिए अपनी भाषा में जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये समझाया जा रहा है, अनुवाद का मतलब केवल एक भाषा का दूसरे भाषा से ट्रांसलेशन नहीं है। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो मेन उद्देश्य है उस बात को कहने का, उसमें जो तत्व छुपा है, जो उद्देश्य है, वो बदलना नहीं चाहिए, वो वही होना चाहिए। और इस बात को बताते समय पहला व्यक्ति जिसने कुछ कहा है, अगर उसने कुछ मुहावरे के साथ उस वाक्य को कहा है तो हमें भी अपनी स्रोत भाषा में जब हम बोलेंगे तो हमें उस मुहावरे को या उससे मिलता जुलता कोई मुहावरा बता करके उसको क्लियर करना चाहिए। और अगर वो क्लियर हमें परिभाषा मतलब मुहावरे पता है तो फिर उसी को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। ठीक है, ये इन चीज़ों को बताया है। अब
नीचे लिखा है अच्छे अनुवाद की भाषा समझ में आने योग्य और सुबोध हो। भाषा के सौंदर्य का निर्वाह करते हुए अनुवाद सामग्री के विचार और भाव को सुरक्षित रखने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए अच्छे अनुवादक के लिए आवश्यक है अनुवाद को 1 से लेकर के 10 पॉइंट बताया गया। तो पहला पॉइंट सुनना, अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हो, सामग्री की ज्ञानात्मकता चेतना हो। तो देखिए, जब भी हमें ट्रांसलेशन करना होता है एक भाषा का दूसरे भाषा में, तब इस स्थिति में दोनों भाषा का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। ये पहला पॉइंट सिखा रहा है कि जिस भाषा से दूसरे भाषा में आपको अनुवाद करना है, उन दोनों भाषाओं का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूरा अधिकार हो। दोनों भाषा की संरचनात्मक बनावट, प्रबंधन, प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ हो, है ना। वही बात यहाँ पर भी बोला है कि दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होनी चाहिए। दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होनी चाहिए, दोनों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। यहाँ उस विशेष ज्ञान का मतलब बस ये नहीं होता कि आपने हिंदी पढ़ के हिंदी सीख लिया, अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी सीख लिया, लेकिन उसमें जो कई मुहावरे, वाक्य, पर्यायवाची शब्द उपयोग किए जाते हैं वो आपको नहीं पता। तो विशेष ज्ञान का मतलब है, जैसे हम हिंदी हैं तो हमें हिंदी का पूरा ज्ञान है, हम मुहावरे, चुटकुले सबका अर्थ अगर समझ पा रहे हैं, कोई अगर डबल मीनिंग की भी बात किया तब भी अगर समझ में आ जा रहा है, इसको हम विशेष ज्ञान कहते हैं, है ना। आप देखते हैं कुछ अंग्रेज यहाँ करके हिंदी कुछ कुछ बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ हम घुमा फिरा के हिंदी में ही बात करेंगे तो समझ नहीं पाते, उसका अर्थ नहीं जान पाते, है ना। तो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट भी वही जो पहले पॉइंट में मैंने बताया है। अब तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में बोला है, अच्छा, दूसरे पॉइंट में 2 चीज़ें और शामिल की गई है। दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम अनुवाद के मूल अवतरण को बार बार पढ़कर उसमें व्यक्त मूल भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए, है ना। जैसे कि हम अभी किसी सुन के किसी को नहीं बता रहे हैं, बस कहीं लिखा और उसको हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके उसको इस तरह से समझना चाहिए। और अगर नहीं आए तो आपको बार बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप रटते हैं ना, एक बार में रटते तो बार बार आपको रटना पड़ता है, एक बार में याद नहीं होता। तो वैसे ही जो भी बातें लिखी गई हैं या जिसका ट्रांसलेशन करना है, उसको बार बार पढ़ के उसके अर्थ को भली भांति समझ लेना चाहिए कि वो समझाना क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शब्द तो एक शब्द है, लेकिन उसके भाव को समझना पड़ता है। कवि की रचना कवि ने जो कर दी है, आपको पढ़ना बस है ना, पढ़ लिए, लेकिन उसके अर्थ को तब समझ पाएंगे जब उसको आप बार बार पढ़ेंगे, उस पर गहन विचार अध्ययन करेंगे, तो उसके अर्थ को आप समझ सकते हैं। वही बातें यहाँ पहले पॉइंट में बताया है। दूसरा पॉइंट है इसका, अवतरण के विभिन्न शब्दों के अर्थ पर स्पष्ट विचार करना चाहिए, है ना। तो जो भी उसमें शब्द लिखे गए हैं उस पर एकदम विचार विमर्श करना चाहिए। जैसे कि कबीर के दोहे होते हैं, उनके एक शब्द में बहुत सारे ज्ञान और बहुत ही गहराई से वो लिखे हुए होते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी लिखा गया है उसमें कितनी ज्ञान छुपी हुई है, कितनी गहराई है, उसे डीपली समझना होता है। ये पॉइंट 1 और 2 में बताया गया है ना, 2 में, खासकर 2 के दूसरे में। अब तीसरा पॉइंट, अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल अवतरण की आत्मा की रक्षा पूर्णतः करनी चाहिए। मूल अवतरण मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था। आप ठीक है, उसका हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण या अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं, लेकिन बदलाव करते समय, मतलब एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करते समय अर्थ का, उद्देश्य का विशेष रक्षा, महत्व देना चाहिए, है ना। वही बोला है, उसकी आत्मा की पूर्ण रक्षा करनी चाहिए। आत्मा का मतलब वही है कि आप हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी बता रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी बता रहे हैं, लेकिन उसका देश जो अंग्रेजी में स्पष्ट पता चल रहा था, हिंदी में बताने पर वो गायब नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य आपको हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करना है कि उसका उद्देश्य वही बना रहे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चौथा, एक अच्छे अनुवादक को अनुवाद करते समय इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद के लिए प्राप्त गद्यांश का कोई अंश ना छूट जाए, है ना। तो जिस भी पद्यांश का आप अनुवाद करने वाले हैं, उसका कोई भी एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छूटना चाहिए। ये अनुवादक को ध्यान में रखना है जो अनुवाद करता है। छठा पॉइंट है, मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से अनुवाद में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है ना। ठीक है, आप किसी की भाषा को अनुवाद करके बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपको मुहावरे बहुत अच्छे से आता है और अगर आप मुहावरे के उपयोग करके आप बताएंगे ना, तो सुनने में और मज़ा आता है, तालियां बजेंगी, लोग खुश हो जाएंगे। शेरो शायरी भी आपको पता होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अनुवादक अपनी छवि और अच्छे से
सामने रख सकता है और बात के अर्थ को भी नहीं बदलने दिया जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। अनुवाद करते समय शब्दों के औचित्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पारिभाषिक शब्दों या फिर विशेष प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो जो भी अलग अलग भाषा में अलग अलग ऐसे शब्द होते हैं जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, है ना, और उसके बहुत ही गहरे मतलब होते हैं, विशेष महत्व होता है। तो जहाँ तक हो सके उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चालू शब्दों का नहीं। ये समझाया जा रहा है हमारे 7वें पॉइंट में। 8वां पॉइंट है अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान में आप बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, बस मैं इतना ही बोल के इसको आगे बढ़ता हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान मतलब वही जो मैंने बताया था, दोहरे, छंद, समास, व्याकरण, अलंकार, है ना, पर्यायवाची, जो ये जो दुनिया भर के व्याकरण है, ये दोनों ही भाषाओं का ज़रूरी है आपको पता होना, है ना। क्योंकि आपने मान लेते हैं आपने पढ़ा है कि देखना को मैं अंग्रेजी में वॉच कह दूंगा, या अगर उसने वॉच कहा तो मैं देखना कह दूंगा। अब उसने वॉच की जगह सी या लुक का इस्तेमाल कर दिया और आपने ये नहीं पढ़ा, ये अंग्रेजी के दौरान आपने ये शब्द सुना ही नहीं, तो आपको नया लगेगा, फिर आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, आप अटक जाएंगे। इसलिए ग्रामर का विशेष ज्ञान होना चाहिए किसी भी भाषा में। जब आप अनुवाद करते हैं तो दोनों भाषाओं का ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। अगला है अनुवाद में मूल अवतरण और अनुदित अंश में भावों का समानता होनी चाहिए। अनुवाद को अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो एक से दूसरे में अनुवाद कर रहे हैं तो दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। एक का दूसरे में अवतरण करते समय या अनुवाद करते समय कोई कुछ भी नहीं लिखना चाहिए या कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो अर्थ वही होना चाहिए। मुहावरे वगैरह करके आप अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ या उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, या आपको पूरा अलग अलग शब्दों का उपयोग नहीं करना है। जैसा किसी ने कहा है उसको वैसे ही बताना है। ठीक। 10वां, यह आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी के एक वाक्य का अनुवाद हिंदी के एक ही वाक्य में किए जाए। अनुवाद करते समय उसे 2 वाक्यों में भी सरलता, सुंदरता और योग्यता पूर्णक रखा जा सकता है ना। तो जैसे कि अंग्रेजी का केवल हिंदी नहीं, मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बिहार से हूँ या उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं उसको हिंदी में बताने के साथ साथ इन भाषा में भी कन्वर्ट करके बता सकता हूँ। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है अनुवाद करते समय। 10 पॉइंट लिखे गए हैं। अब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब भी हम अनुवाद करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करते समय हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, हमें उसके उद्देश्य की रक्षा करनी चाहिए, बताते समय उसका उद्देश्य ना बदले इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, दोनों के व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक, जैसे कि तैसा ही नहीं कहना है, उसमें अगर आप मुहावरे वगैरह उपयोग कर सकें तो ये आपको करना है। ऐसे करके देखो, मैं 5-6 पॉइंट एक बार में पढ़ के ही आपको बता पा रहा हूँ। तो ऐसे ही डीपली ध्यान से धैर्य के साथ पढ़ करके समझ करके अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप टिट्टो 20 में 20 पॉइंट लिखेंगे, 10 में 10 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप उसका हाफ या 75%, 75% आप उत्तर लिख सकते हैं, जो कि सही होगा, क्रमबद्ध बदला रहेगा, आपके मनोभाव से लिखा हुआ रहेगा। तो चेक करने वाले के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो पढ़ने से समझ में उनको आ जाएगा कि आपने अनुभव के आधार पर लिखा है। ठीक है, तो ये 13 मिनट का अभी यहाँ पर हो रहा है, 13 मिनट, ये लगभग 14 होने वाला है। ठीक है, लेकिन इतने में कई बच्चे बोर भी हो चुके होंगे, कई बच्चे स्किप भी कर दिए होंगे, लेकिन जिन्होंने सुना होगा, क्योंकि देखो खुद से पढ़ोगे तो यहाँ 14 मिनट के आपको 1 घंटे भी लग जाएगा एक क्वेश्चन में, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ा आपको समझाते हुए, खुद को समझाते हुए, तो यहाँ पर लगभग हमें समझ में आ गया कि अनुवाद क्या है, अनुवाद में क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे तो लगभग समझ में आ चुका है। अगर मुझे और पूरा 10 के 10 पॉइंट कवर करना है तो मैं 1 से 2 बार और पढ़ लूँगा। ठीक, तो इस तरह से तो आपको पढ़ना होता है।